अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। और आज हम बात करेंगे भारत समाचार और हम सब पड़े हुए आयकर के छापे के बारे में। बहनों भाइयों, पिछले दिनों हम सब पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अच्छी खासी छापेमारी की कार्रवाई हुई। भारत समाचार चैनल के दफ्तर पे, मेरे स्वयं के आवास पर, मेरे भाई के आवास पर, कंपनी के निदेशकों के आवास पर, हमारे स्टाफ के आवास पर और भी जो हम लोगों से संबंधित लोग हैं उन सबके घर पर आयकर विभाग की मैसिव रेड पड़ी। छोटी मोटी नहीं, बहुत ही बड़ी, व्यापक, भीषण और बहुत ही बड़ी तैयारी के साथ। मैं भी पत्रकारिता में 22 साल हो गए मुझे, लेकिन आयकर विभाग इतनी आक्रामक तरीके से कहीं छापेमारी करता है मैंने स्वयं भी कभी कवर नहीं किया। जबकि टैक्सेशन के तमाम मामलों में छापेमारी की कार्रवाई होती है, लेकिन इतनी सुनियोजित और इतने आक्रामक तरीके से छापेमारी की कार्रवाई होते मैंने कभी नहीं देखी थी। लेकिन भारत समाचार चैनल पर और हम सब पर जो छापेमारी की कार्रवाई हुई वो बड़ी अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित इस दृष्टिकोण से है कि चाहे वो मेरा व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिटर्न रहे हों, या वीरेंद्र सिंह जी के इनकम टैक्स रिटर्न रहे हों, या कंपनी के निदेशकों के, या मेरे परिवार के लोगों के। हम सब टैक्स कानूनों का पालन करने वाले नागरिक हैं, जो इस देश के कानून को और इस देश के संविधान का पालन करते हैं। टैक्स चोरी जैसी बात, ये सब बहुत हल्की और सतही बातें हैं। हम लोग वो हैं जो समय पर अपने टैक्सेस भरते हैं, और अभी से नहीं, जब से सर्विस में आए हैं तब से, जब से मैंने नौकरी शुरू की तब से हम सब लोग टैक्स भरते हैं। और हर भारतीय नागरिक इसका पालन करता है और हम भी करते हैं। भारत समाचार जब से लॉन्च हुआ, भारत समाचार और उसकी कंपनियों ने समय पर, मैं फिर दोहरा रहा हूं, समय पर अपने सभी रिटर्न दाखिल किए, प्रॉफिट और लॉस शो किया, समय पर आरओसी में, और समय पर ही हमने इनकम टैक्स में अपने सभी डिटेल्स मौजूद कराई थी। भारत समाचार के चलने से लेकर आज तक कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चैनल को एक भी नोटिस तक नहीं आया था। छापे की बात तो बहुत दूर की बात है। तो अगर चैनल की कंपनियां गलत कर रही थी या टैक्स के गलत कामों में लिप्त थीं, तो आज तक कभी इस चैनल के कंपनियों को नोटिस क्यों नहीं आया? मुझे भी क्यों नहीं आया, वीरेंद्र सिंह जी को कभी नहीं आया, या हमसे जुड़े हमारे परिवारीजनों को नहीं आया। लेकिन जिस प्रकार की आक्रामकता के साथ ये कार्रवाई हुई, उससे यह प्रमाणित होता है कि यह टैक्स से जुड़ा मसला नहीं है, यह मसला कुछ और है, दर्द कहीं और है और मामला कहीं और है। इतनी आक्रामक कार्रवाई की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिस कंपनी का इतिहास इतना उजला हो, जो आज भी घाटे में, जो आज भी, ये सब बातें बताने के लिए नहीं होती बहनों भाइयों कि मुझे किसी से सिंपैथी चाहिए, लेकिन मैंने अपनी खुद की प्रॉपर्टी गिरवी रख के हम लोग चैनल चलाते हैं, क्योंकि हमें सरकारी विज्ञापन नहीं मिलता है। मैंने स्वयं की अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रखी है, वीरेंद्र जी ने भी की है, हमारे परिवार के लोगों ने अपनी संपत्तियां गिरवी रख के मैंने उनसे पैसे लिए हैं चैनल चलाने के लिए। पर इससे मुझे कोई सहानुभूति नहीं चाहिए कि हमें सरकारी विज्ञापन नहीं मिलते हैं। सरकार का काम तय करना है कि किसे विज्ञापन देते हैं, किसे नहीं देते हैं। इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। किसी को इतनी दौलत दे रहे हैं कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बहुत पैसे देते हैं, ये सरकार का काम है। लेकिन चैनल पर यह आरोप लगाना या हम सब पर यह आरोप लगाकर इस प्रकार की कार्रवाई करना, यह बताता है कि यह राजनीति से प्रेरित कदम है। यह एक खिसियाई हुई कार्रवाई है, यह एक बदले की कार्रवाई है। क्यों है? क्या इसका कारण निर्दोष लोगों के इनकाउंटर की आवाज उठाना जो भारत समाचार करता है? क्या उन गरीब मजलूम लोगों की आवाज, जिनकी आवाज सत्ता के उच्च शिखर तक नहीं पहुंचती, उनकी आवाज उठाने का खामियाजा भारत समाचार भुगत रहा है, हम सब भुगत रहे हैं? गरीब आदमी, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, नौकरी पेशा वाला तबका, व्यापारी वर्ग, मजदूर, गांव के लोग, वो लोग जिनकी आवाजें दूर तक जाती नहीं हैं, भारत समाचार दरअसल उनकी आवाज है। भारत समाचार उनकी भी आवाज है
जो अत्याचार, दमन और अपराध के शिकार हुए। क्या हम भूल सकते हैं कि हाथरस की हमारी बेटी के साथ क्या हुआ? क्या हम भूल सकते हैं कि कोरोना के दौरान किस तरह से लाशें बिछी, बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प तड़प कर मरे? क्या कोई भूल सकता है? इंजेक्शन और बेड तक की उपलब्धता नहीं थी, क्या कोई भूल सकता है? गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद और बांदा से लेकर बरेली तक क्या हाहाकार मचा हुआ था, क्या वो कोई भूल सकता है? और आप सब जो भारत समाचार देखते हैं उन्हें बेहतर से पता है कि हमने एक तो नहीं अपनी 55 टीमें 2500 गांवों में उत्तर प्रदेश में भेजी थी और हमने गांव गांव की तस्वीरें आप तक उपलब्ध कराई थी और ये बताया था कि गंगा के दोनों छोर पर ये जो लाशें पटी हुई हैं, असंख्य मौतें हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या बहनों भाइयों इसकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था? कोरोना के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए, हमने उनकी कितनी आपको तकलीफें दिखाई कि परिवार के परिवार मिट गए, घर में सिर्फ छोटे बच्चे बचे। क्या यह सरकारों का फर्ज नहीं बनता कि उन गरीब लोगों की मदद करें, उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने कोरोना में अपने घर के कमाऊ सदस्य और सबको गंवा दिया? तो यही तो भारत समाचार पूछता है। और भारत समाचार क्या पूछता है? हर व्यक्ति जो भी जुल्म का, अत्याचार का शिकार है, भारत समाचार उसकी आवाज है। और यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं, यह प्रमाणित है उत्तर प्रदेश के मेरे 24 करोड़ भाई बहनों में, जिनको मैं अपना परिवार मानता हूं। आप में से किसी को थोड़ी भी तकलीफ होती है तो उस तकलीफ का एहसास हम और हमारी टीम करती है। उस तकलीफ को हम चैनल पर आवाज देते हैं ताकि सत्ता चला रहे हुक्मरानों तक, प्रशासन तक आपकी तकलीफ पहुंचे। तो आपकी आवाज बनने के खामियाजे भी होते हैं जो कि हम भुगत रहे हैं, पर मुझे इसकी कोई सिंपैथी की आवश्यकता नहीं है। मेरे स्वयं के आवास पर तकरीबन 40 घंटे तक आयकर विभाग की 20 से ज्यादा लोगों की टीम मौजूद रही। हम पर छापे पड़ते रहे, हमसे जानकारियां ली जाती रहीं कि आपके पास और कहां से पैसे आ रहे हैं, जबकि वो स्वयं बैलेंस शीट और अकाउंट स्टेटमेंट लेकर बैठे थे, कुछ था ही नहीं। एक परसेप्शन के आधार पर एक उत्पीड़न की यह कार्रवाई करना, यह कहां तक उचित है? मेरा भी परिवार है, घर में मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, क्या उन्हें कष्ट नहीं हुआ होगा? लेकिन उन्हें पता है कि वो किसकी संतानें हैं और उन्हें जीवन में इन सब चीजों के लिए तैयार रहना है। और मैं धन्यवाद देता हूं आयकर विभाग का कि उन्होंने मेरी बेटियों को पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया है। मेरी एक बेटी की उम्र 14 साल और दूसरी की 9 साल है। उन्होंने घर पे जो संस्कार सीखे हैं, अब मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी बेटियां पहले से अधिक निश्चयी, पहले से अधिक दृढ़ और पहले से ज्यादा उनके भीतर आत्मविश्वास आएगा, क्योंकि जो 40 घंटे उन्होंने झेला है वो किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं था। मैं जिस घर में रहता हूं, मैं 6 साल से मैंने उस घर की पुताई नहीं कराई है, पेंटिंग नहीं कराई है, घर को ठीक नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करा सकता, करा सकता हूं, लेकिन मेरे सामने अभी मेरी चुनौती है कि ये चैनल चलता रहे, हमारे स्टाफ को सैलरी मिलती रहे, हमारे जो जरूरी खर्चे हैं चैनल के वो चलते रहें। ये पहली प्राथमिकता है। ये ठीक हो जाएगा तो फिर हम अपनी सुख सुविधाओं की चीजें तो आगे कर लेंगे। कभी मैंने 2 साल से नए कपड़े नहीं खरीदे हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खरीद सकता, खरीद सकता हूं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी क्या है कि चैनल ठीक से चले। मैं आज भी 8 साल पुरानी गाड़ी में चलता हूं, मैं खरीद सकता हूं नई गाड़ी, लेकिन मैं चाहता हूं कि चैनल इंडिपेंडेंट हो जाए, हमारे लोगों को वक्त पर सैलरी मिले। मैंने भी नौकरी की है, मैं जानता हूं कि सैलरी क्या होती है। एक पत्रकार के पास उसकी तनख्वाह के सिवा क्या होता है, वो मिलनी चाहिए। इसके लिए क्या किसी को प्रताड़ित किया जाना चाहिए, किसी को परेशान किया जाना चाहिए? आप क्या ढूंढना चाहते हैं और क्या तलाशना चाहते हैं? आपके हाथ तो खाली रहे। वीरेंद्र सिंह जी इस चैनल के स्टेट हेड हैं, एम्प्लॉई हैं, वो इस चैनल को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। उनके लिए चैनल उनके माता पिता के समान है। उनके जीवन का अधिकांश वक्त वीरेंद्र जी का इस चैनल पे बीतता है।
वो 18 से 19 तक घंटे तक सिर्फ घर सोने के लिए 2-3 का 4 घंटे के लिए जाते, इतना श्रम करते हैं वीरेंद्र जी। उनके घर भी छापा डाला गया। बीरेन जी का जो घर है वो 2.5 कमरे का है। आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि बीरेन जी कोई बहुत बड़ी कोठी में रहते हैं, ऐसा नहीं। बीरेन जी के पास जो घर है वो 2 कमरे, एक ड्राइंग रूम और एक ऊपर उनका स्टोर रूम। उनके घर 22 लोग की टीम गई थी। बीरेन जी का संकट ये था कि ये उनको रुकवाएं कहाँ, क्योंकि एक कमरे में तो बच्चे हैं, एक में बीरेन जी हैं, तो उन्होंने अपना ड्राइंग रूम, अपनी बालकनी और ऊपर का स्टोर रूम खोला। हमारे यहाँ भी यही संकट था। मैं जिस फ्लोर पे रहता हूँ उसमें 2 ही कमरे हैं। तो परेशानियां इस तरह की भी बहुत थी कि इतने लोगों को, जो 20-25 अनचाहे मेहमान आपके यहाँ आए हैं, आप उन्हें रखेंगे कहाँ, वो भी 40-40 घंटे। ये प्रताड़ना थी, परेशान करने की कोशिश थी कि आपके रिश्तेदारों के घर में, आपके भाई के घर में, आपके स्टाफ के घर में। हमारी कंपनी के डायरेक्टर ने, वो 2 BHK फ्लैट में रहते हैं। उनके घर पर जिस प्रकार से अपराधियों जैसा उनके साथ सुलूक किया गया। हमारे दफ्तर पर जो टीम आई, उस टीम के जो टीम लीडर एक डिप्टी डायरेक्टर इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन थे, उन्होंने हमारे स्टाफ के साथ अभद्रता भी की। हम लोग उनके खिलाफ शिकायत भी करेंगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि सच की आवाज क्या दबाई जा सकती है। हमने आपके लिए ऑक्सीजन मांगा था, हम पर छापा डाला गया। जब आपको इंजेक्शन रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था, आपके घर के लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, हमने आवाज उठाई, हम पर छापा डाला गया। जब आपका पेशेंट भर्ती नहीं हो पा रहा था, CMO का अथॉरिटी लेटर चाहिए होता था, हमने आवाज उठाई, हम पर छापा डाला गया। जब हाथरस की बेटी को रात में 2 बजे उसकी लाश को फूंक दिया गया, हमने सवाल में जवाब मांगा, हम पर छापा डाला गया। खुशी दुबे के साथ नाइंसाफी हो रही है, हमने जवाब मांगा, हम पर छापा डाला गया। ये चैनल बेरोजगार युवकों की आवाज बना कि उनको नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही, जबकि वो उनकी एलिजिबिलिटी है, उन पर छापा डाला गया। हम आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आवाज उठाते हैं, हम पर छापा डाला गया। हम इस देश के कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। मैं तो स्वागत करता हूं, एनी टाइम आप आइए, हमारी जांच कर सकते हैं। जांच को बाधित नहीं, हमारे किसी भी स्टाफ के व्यक्ति ने किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं की, पूरा सहयोग किया। जांचें 2 घंटे के भीतर खत्म हो गई थी, लेकिन बताना चाहिए कि 39-40 घंटे किसी के घर पे आपने क्यों व्यतीत किए, संदेश क्या देना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो भारत समाचार जनता की आवाज है। आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं हम ये कठिनाई क्यों झेल रहे हैं? ताकि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य और उनका हक, आत्मसम्मान बरकरार रहे। आपके बच्चों को अच्छी नौकरी मिले, वो एक अच्छा जीवन जिए, अच्छी एजुकेशन पाएं। हम आपकी आवाज इसलिए बनते हैं। हम भी चाहें तो जो बाकी कर रहे हैं हम भी कर सकते हैं, पर मुझे चिंता आपकी है, मेरे लिए चिंता आप हैं, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपको अच्छा जीवन शैली मिले, आपके बच्चे पढ़ें, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो रहे, आप एक सम्मान की जिंदगी जिएं और आपके बच्चों को नौकरी मिले और आप अच्छे से रह सकें एक प्रदेश में जहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हमारी सारी फिक्र आपके लिए है, हमारी फिक्र हमारे लिए नहीं है। हम चाहें तो आपकी हक की आवाज को दबा के हम भी वही कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप, आपके बच्चे और आपकी आने वाली पीढ़ियां एक अच्छा उत्तर प्रदेश पाएं और हम सरकारों को जवाबदेही के दायरे में लाएं। मैं किसी या हमारी टीम या भारत समाचार की संपादकीय नीति किसी पार्टी की विरोधी नहीं है। हम जनता के साथ हैं, हमारी बस आप इसको चाहे अच्छा मान लें पक्ष और चाहे हमारा गलत पक्ष मान लें, हम वही बोलेंगे जो जनता कहेगी। जनता कहेगी यस ऑल इज वेल, मैं यकीन से कहता हूं मैं भी बोलूंगा ऑल इज वेरी वेल। अगर जनता खुश नहीं है, हमारे लोग हमारी आंख के सामने मर रहे हैं, तो सवाल हम पूछेंगे। यह हमारा पेशा है, यह हमारा जुनून है। मेरे उत्तर प्रदेश के मेरे 24 करोड़ भाई बहन मेरे दिल में बसते हैं, वो मेरा परिवार है। जैसे मेरी 2 बेटियां, मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरे घर के लोग, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, उसी तरह मेरे 24 करोड़ लोग हैं जो मेरे परिवार की तरह हैं।
और उनमें से हर एक व्यक्ति मेरे लिए वही दर्जा रखता है जो मेरी फैमिली के मेंबर रखते हैं। मैं क्यों विचलित हो जाता हूं जब आप में से किसी के साथ ज्यादती होती है? क्योंकि मैं मानता हूं कि आप सब मेरा परिवार हैं। तो ये बताइए कि अगर मुझ पर कोई ज्यादती होगी तो आप नहीं बोलेंगे क्या? हमारे पत्रकारों के साथ, वीरेंद्र सिंह जी के साथ, हमारे रिपोर्टर्स के साथ, हमारे स्टाफ के साथ कुछ गलत होगा तो आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? क्योंकि हम आपकी लड़ाई उतनी ही जुनून से लड़ते हैं, खुद को रिस्क में डाल के। आपका फर्ज बनता है कि आप भी बोलिए, गलत हो रहा है तो लड़िए, आवाज उठाइए। यह उत्तर प्रदेश हमारा, आपका, सबका है, 24 करोड़ लोगों का है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। इस प्रदेश को कोई बंधक नहीं बना सकता। और उत्तर प्रदेश के लोगों को मैं मानता हूं कि ये वो लोग हैं जिनसे देश चलता है। ये 24 करोड़ जागृत लोगों का देश, प्रदेश है। ये 24 करोड़ उन तपस्वी लोगों का देश है जिन्होंने बहुत कुछ त्याग करके अपने प्रदेश को खड़ा किया है। हम न जुल्म सहते हैं, न जुल्म करने देंगे। जुल्म के खिलाफ आवाज बननी है, हमें और आपको मिलकर बननी है। मुझे कोई सहानुभूति नहीं चाहिए कि मेरे यहां छापा पड़ा, चैनल पे छापा पड़ा। नो, मैं सिर्फ इस बात के लिए आप सबसे अनुरोध करता हूं, गलत कहीं भी हो, कोई भी कर रहा हो, सत्ता पक्ष कर रहा हो, विपक्ष कर रहा हो, पुलिस कर रही हो, प्रशासन कर रहा हो, मीडिया कर रहा हो, समाज का कोई भी तबका कर रहा हो, बोलिए, सच की आवाज बनिए, एक अच्छा समाज लाइए जहां गलत को गलत और सही को सही बोलना हमें आना चाहिए। यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए जीवन का। और भारत समाचार इसी संपादकीय नीति को फॉलो करता है। ना हमारे पास कोई डंडा है, ना हमारे पास कोई एजेंडा है, और ना हमारे पास छुपा हुआ कोई फंडा है जिसको तलाशने आयकर विभाग की टीम आई थी। हम हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार थे, तैयार हैं, और भविष्य में भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। आज ओपनिंग रिमार्क में मुझे यही कहना था। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं, कुछ बयान सुने आप। ओके, तो आज डिबेट को सीधे आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आज की डिबेट में सूर्य प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं। हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश में पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। KP मलिक साहब को मैंने आमंत्रित किया है, दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं, थोड़ी देर ज्वाइन कर चुके हैं मुझे। इनके यहाँ भी छापेमारी ठीक ठाक हुई है। इनके ऑफिस के सब जगहों पे, इनके संपादक, मालिक, सब के यहाँ पे, इनके यहाँ भी ताबड़तोड़ छापे पड़े हैं। सुशील दुबे जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं उत्तर लखनऊ के, और मनीष हिंदवी जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जाने माने सामाजिक शास्त्री और सामाजिक विषयों पे बहुत रुचि रखते हैं, और कोरोना के दौरान उन्होंने बहुत काम किया। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। हेमंत तिवारी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। दैनिक भास्कर समूह और भारत समाचार ग्रुप पर आयकर विभाग की जो छापेमारी हुई आपने देखी और महसूस भी की। किसी भी जांच एजेंसी का स्वागत है, आप आइए, जांच करिए। लेकिन इनकी जो मंशा थी हेमंत जी, उस मंशा पर कई प्रश्न जो मैंने डिबेट के प्रारंभ में सवाल उठाया। क्या ये मीडिया की स्वतंत्रता, जनता के हक और हुकूक पर यह हमला नहीं है? मुझे ऐसा है कि ये सवाल अभी आपने उठाया है, और मैं तो उसी रोज से सवाल मुसलसल उठा रहा हूँ, विस्तार से उठा रहा हूँ। शर्मिंदा भी हूँ सिस्टम पर, चिंतित भी हूँ कि हमारे सभ्य समाज को, हमारे मजबूत लोकतंत्र को आगे इन हालातों का सामना करना पड़ सकता है। और निश्चित रूप से एक पत्रकार होने के नाते 36 साल से इस प्रोफेशन में सक्रिय रूप से संलिप्त होने के कारण, पत्रकारों को नुमाइंदगी करने के कारण भी इस बात की बड़ी चिंता जरूर है कि जनपक्षधर पत्रकारिता क्या लुप्त प्राय करने की कोई योजना है? जनता के लिए जो पत्रकारिता होती है, जनता के सवाल जो उठाए जाते हैं, वही तो अपेक्षित है इस लोकतंत्र में चौथे स्तंभ से। और अगर इसको कोई करता है तो उसके साथ इस तरह कार्रवाई हो, निश्चित रूप से खाली आप कह नहीं रहे हैं, मैं बोल नहीं रहा हूं, लोग सुन नहीं रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। जो चिंता मैं व्यक्त कर रहा हूं, वो चिंता लाखों लोग व्यक्त कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं। मैं इलाज के सिलसिले में मुंबई में हूं, यहां भी तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से मुलाकात हुई, 50 से अधिक
महत्वपूर्ण पत्रकारों से, बड़े प्रकाशनों और प्रसारणों से जुड़े हुए, टीवी चैनल जुड़े हुए, सब हैरत में, सबको चिंता है। भास्कर ग्रुप के तमाम पत्रकार मुझे मिले जी। और सुनिएगा, चिंता उनको भी है जिनकी हुकूमत है, उनको भी चिंता जी। जो हुकूमत के ऐसे लोग जो जमीन से जुड़े हैं, उनको भी चिंता है। और मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है, ऐसे बहुत से लोगों ने आपको फोन करके सहानुभूति जताने का प्रयास किया होगा या चिंता जताई होगी, जी। दावा करता हूं, मुझसे कह चुके हैं लोग। तो एक तो आप तो उत्तर प्रदेश के पत्रकारों के गार्जियन हैं, आप अध्यक्ष हैं हम लोगों के, तो आप अध्यक्ष हैं तो आपसे तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए ना। निश्चित रूप से चाहिए। हम तो अपने अध्यक्ष से प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, अब आप हमें प्रोटेक्ट करिए। अरे साहब, हम तो, आप जानते हैं मेरा स्वभाव जी। मैं स्वयं जो शब्द आपने कहे, वो स्वयं, वो भाव, वह शब्द मेरा रहता है। मैं भी डरता हूं किसी दिन मेरे ऊपर छापा न पड़ जाए, लेकिन बड़ी बेइज्जती होगी मेरे जीवन की। मेरे जैसे व्यक्ति अगर छापा पड़ गया तो करोड़ों लोगों में इतनी बेइज्जती होगी कि ससुर के पास कुछ है ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग चंदा करके कुछ रखाएंगे आपके यहाँ। मैं उसकी चिंता नहीं करता लेकिन जरूर मैं कहता हूं जी कि अगर जो जन पक्षधर पत्रकारिता है, जो जनता की आवाज है, जो गांव गिराव की आवाज है, जो ठेले वाले की आवाज है, जो बीमार की आवाज है और जो जरूरतमंदों की आवाज है, उस आवाज पर आज तक इतिहास में अगर उसका गला घोटने की कोशिश की गई तो उसके नतीजे भी देखने के सामने आए हैं श्रीमान जी। नहीं, नतीजे हमने देखे, राज्यसभा, लोकसभा, गवर्नर आवास, उत्तर प्रदेश के जनता ने जिस प्रकार से हम पर भरोसा जताया, मैं तो आभारी और ऋणी हूं। उनको इस बात का जरूर मलाल होगा कि जनता जब आपको इतना बड़ा मैंडेट देती है, इतना बड़ा आदेश देती है, तो उस आदेश का पालन करना उनकी जिम्मेदारी होती है। इन प्रकार ऋण सत्ता में बने रहना या सत्ता के विरुद्ध जनता की आवाज, अगर 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 कुछ गलत हो रहा है पत्रकारिता से क्या अपेक्षा करते हैं? मैं कहता हूं अच्छा राजा वो है जो अपने शासन काल की गलतियों को जो इंगित की जाती है उनसे सीख ले, उनको दुरुस्त करे, उनको सही करे और फिर जाए जनता जनार्दन मेरे भगवान आपने मुझे आदेश दिया था, ये गलती हो रही थी, आपके ही लोकतंत्र के किसी स्तंभ से, किसी माध्यम से इसकी जानकारी मिली, हम इसको सुधारते हैं, न कि IT रेड्स डलवा दें, CBI छापे डलवा दें। तो इससे पत्रकार डरे या नहीं डरे इस तरह की कार्रवाई से? इस तरह की कार्रवाई से हेमंत जी उत्तर प्रदेश के पत्रकार डर गए? सच की आवाज है जी। तो खुदा के अलावा, भगवान के अलावा, परम पिता परमेश्वर के अलावा हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया हेमंत जी। इस बात की बड़ी हैरत है जी। और सुनिएगा जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही। हेमंत जी रुकिएगा, मैं आपको वापस कनेक्ट करता हूं। सूर्य प्रताप सिंह जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं। बहुत शुक्रिया आपका सूर्य प्रताप जी। जब मेरे घर पे छापा पड़ रहा था और आपको पहले सूचना मिली कि ब्रजेश मिश्रा के घर पे भारत समाचार और वीरेंद्र जी के घर पे छापे चल रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया थी आपके मन में, क्या चल रहा था? मैंने तो फोन किया था दोनों लोगों को जी, लेकिन आप फोन पे उपलब्ध नहीं थे। मुझे यह भी लगा कि ये होना था, हमें आश्चर्य हो रहा था कि हम जैसे लोगों को घेर के साथ साथ FIR कर दिया, हमको सताना शुरू किया, और आप तो इतना मुखर होकर आगे बोल रहे हैं, लोगों की आवाज उठा रहे हैं, आपको क्यों बक्सा हुआ है? लोगों को शंका लगने लगी थी, क्या बात है, अंदर खाने मिले तो नहीं है? लेकिन सरकार ने वो शंका तोड़ दी जी कि नहीं ये नहीं है, ये सच्चे लोग हैं। मैं आता हूं मुद्दे पे जी। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छानबीन करे, रेड करे, नोटिस दे, गढ़ा हुआ सोना निकाले, रुपए पैसे निकाले, दीवारें खोदे, सोफे खोदे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है, चूंकि मैं अकाउंटिंग भी जानता हूं, मुझे आश्चर्य यह है कि 132 के नोटिस, 132 में जो रेड है,
सीजर की और सर्च की रेड है, उसमें इतना समय नहीं लगता है। जब आपका घर 2 कमरे का, 3 कमरे का, 10 कमरे का घर भी है और 20 लोग लगे हुए, इतना समय कैसे लगेगा? अलमारी तोड़ी क्या, दीवारें खोदी क्या, फ्लोर खोदा क्या, क्या देखा उन्होंने 48 घंटे तक? भाई उसका ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव है कि आपके यहां जो संपत्ति है वो कोई छुपी हुई तो नहीं है जो आपने अकाउंट में नहीं दिखाई है। मैं उसमें दोष नहीं ढूंढ रहा हूं। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला काम है, वो अपना काम करेंगे। मेरी चिंता खाली ये है कि इन विभागों को बनाने में सीबीआई है, इनकम टैक्स है, जो ईडी है, इन विभागों को बनाने में बहुत मशक्कत लगी है, पूरे संविधान की ताकत लगी है, बहुत लंबे समय तक क्रेडिबिलिटी बनी है इनकी। उस क्रेडिबिलिटी को जाया ना होने दें। ये सरकार उसका राजनीतिक दुरुपयोग करेगी तो उसकी क्रेडिबिलिटी गिरेगी, उसका मनोबल गिरेगा। अब 2 घंटे में बात खत्म कर लिया उन्होंने, लेकिन आप उनको हुक्म दे रहे हैं 48 घंटे तक बैठे रहो वहीं पे। काम खत्म हो गया 2 घंटे में, 48 घंटे तक बैठे रहो। इसका मतलब क्या है? आप दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हमने इतनी जबरदस्त रेड की, इतना आक्रामक रूप था। और देखिए, लोग ये भी खुश हो रहे होंगे, देखिए आपने आवाज उठाई उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, देखिए हमने खोद दिए जड़ इनकी। अब बड़े खुश हो रहे होंगे, रुला दिया हमने। अब यार टीवी पे हमारी डिबेट देख रहे होंगे, कहेंगे ये रुला दिया हमने इनको। अरे भाई, हमें तो रुला दिया आपने। हमारे पास तो वो स्थान भी नहीं है जहां जाके हम रुदन कर लें अगर एफआईआर दर्ज होती है। हमारे पास तो वो सदन भी नहीं है। हम तो लोगों के सामने जाएंगे, बताएंगे भैया हम कितने डरे हुए हैं। अब मैं तो अपनी निजी बात कर रहा हूं, देखिए आपको लग रहा होगा मेरी बातों से भी कि मैं कितना डरा हुआ हूं जी। 7 एफआईआर से मेरी घिग्गी बंधी हुई है और सरकार ने मुझे रुला दिया, बिल्कुल इतना कर दिया। मैं हाथ जोड़ रहा हूं सरकार के। और यही आपका भी हाल है कि आप इतने डरे हुए हैं कि आज डिबेट करने बैठ गए, इसमें इतने परेशान हो गए कि डिबेट ही बंद कर दिया, चैनल ही बंद कर दिया आपने। तो सरकार को समझना चाहिए कि ये छोटी छोटी जो हरकतें हैं, इन हरकतों से सरकार को मिलना कुछ नहीं है, लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है एक्चुअली। देखिए, आगे चल के ये ना हो कि जब इस तरह की इनकम टैक्स के लोग परीक्षण करने आए, सर्वे करने आए या सीजर करने आए, तो जनता ना आ जाए सामने। कितनों को गोली मारेंगे आप? जैसा आपको समर्थन मिला है जनता का, पूरे प्रदेश का, अगर वो लोग इकट्ठे होकर आपके घर के सामने आ गए होते तो क्या सरकार रोक ली थी उनको? गोली चलाती, लाठी चलाती, डंडे चलाती? अगर इस तरह के प्रताड़ना करेंगे तो वो दिन भी एक दिन पड़ जाएगा आपको। मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं वार्न कर रहा हूं कि अगर इन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी क्षय होगी, हरण होगा उसका राजनीतिक दुरुपयोग होगा। और ऐसे समय में जब चुनाव आने वाला है, आप जो विरोध करने वाले, आलोचना करने वाले चैनल हैं, एक्टिविस्ट हैं, लोग हैं, पत्रकार हैं, उनको जेल भेजेंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे। आपको लग रहा है कि मुंह बंद हो जाएगा, मुझे लगता है कि आपकी गलतफहमी है। अब तो और मुखर होके जब एक ने कर लिया, देखिए हमको सिखाया जाता है जब हम आईएएस में आते हैं कि इतना बल प्रयोग करिए जिससे डिटरेंस हो जी। कि अगर मान लीजिए लाठी मारना भी तो सड़क में मारो, ज्यादा लाठी सड़क में लगनी चाहिए, लाठी लगनी नहीं चाहिए। गोली मारने की जरूरत हो तो हवा में मारिए। इसका मतलब है थप्पड़ दिखना चाहिए, थप्पड़ लग नहीं जाना चाहिए। अगर थप्पड़ आपने मार दिया तो डिटरेंस खत्म, डर खत्म जी, भय खत्म हो जाता है वो। तो अभी तक तो आप डरे हुए थे कहीं रेड ना हो जाए, अब रेड हो गया, थप्पड़ तो लग गया आपको। हाँ, थप्पड़ लग गया तो डर खत्म। अब डर और डर के आगे, बड़े विद्वान लोग कहते हैं डर के आगे जीत है। जीत है, करेक्ट है सर। ऑलराइट सर, मैं केपी मलिक साहब को पता नहीं कौन परामर्श देता है इन लोगों को। जी, मैं केपी मलिक साहब को जोड़ना चाहता हूं सर। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझे दिल्ली स्टूडियो ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, आपको भी बहुत बधाई कि दैनिक भास्कर पर भी आयकर विभाग की ठीक ठाक छापेमारी हुई, 3-4 दिन चलती रही। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह की छापेमारी क्या वाकई टैक्स चोरी पकड़ने के लिए होती है या इनके राजनीतिक और एजेंडा वाले प्रोग्राम होते हैं? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें, सबसे पहले तो मैं आपका जो 40 घंटे तक उत्पीड़न हुआ है उसके लिए अपनी संवेदनाएं जताता हूं, क्योंकि हमारा तो बड़ा संस्थान है, पूरे भारत में फैला हुआ है, और अगर 40 घंटे 48 घंटे तक जांच होती है तो समझ में आता है। लेकिन आपका इतना बड़ा घर था और आपका इतना बड़ा संस्थान था कि 40 घंटे जांच चलती रही, इसकी मुझे थोड़ी सी आश्चर्यजनक लग रहा है आपका और वीरेंद्र जी का घर के इनकम टैक्स को इतना समय वहाँ पे लगा। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी सूर्य प्रताप जी ने कहा कि ये जो एजेंसियाँ हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, ये जो एजेंसियाँ बनाई गई थी ये किस लिए बनाई गई थी? मैंने पहले भी कहा कि ये एजेंसियाँ
आज सरकार की कठपुतली के रूप में काम कर रही हैं। और आपको याद होगा कि एक न्यायालय ने कहा था पिछली सरकार के दौरान कि ये जो मेन एजेंसी है ये तोता है जी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एजेंसी आज कहाँ आके खड़ी हो गई हैं और वो क्या कर रही हैं। एजेंसियाँ भी मजबूर हैं, कल को सरकार बदलेंगी, ये उनके लिए काम करेंगी। जो एजेंसी के प्रमुख हैं, जो एजेंसी के क्या काम इस करने तरह वाले लोग की हैं, कार्रवाई, वो बहुत दिल से, इतनी बहुत आक्रामक मेहनत से, कार्रवाई, क्या ये आवाज दबाने बहुत- के लिए है कि आप जनता की आवाज मत उठाइए और ये बताइए कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लोग भले ही सड़कों पर मर रहे हो? देखिए, मैं इसको ये कहता हूं कि ये पत्रकारों का गला घोटने की एक कोशिश सरकार की तरफ से है। और मैं आपको ब्रजेश जी यहाँ जानकारी दे दूं कि मैं दिल्ली पत्रकार एसोसिएशन का भी जनरल सेक्रेटरी दिल्ली में हूं और तमाम कोरोना के दौरान हमने यहाँ पत्रकारों की लड़ाई लड़ी है। और जिस प्रकार से पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न इस कोरोना के दौरान या उसके अलावा भी हुआ है, या कई पत्रकारों की मृत्यु हुई, हम थक गए कहते कहते कि इनको भी कुछ सुविधाएं दीजिए। सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। लेकिन जहां इस तरह की कार्रवाई आती है कि सरकार के खिलाफ अगर कोई पत्रकार आड़े आ रहा है तो उसको कैसे ठिकाने लगाना है, मलिक साहब, उसमें सरकार बाकी बड़ी मीडिया तेजी से ने काम कर रही इस है छापेमारी और उसको की बड़ी तेजी से कार्रवाई को सुनती है। किस प्रकार से लिया? उनका क्या मंतव्य है? वो लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, जो बाकी मीडिया संस्थान हैं कहीं ना कहीं उनमें भी रोष है, लेकिन वो खुल के कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं डर है। नहीं, मैंने इस देखा तरह कि की एडिटर्स कार्रवाई गिल्ड ऑफ इंडिया, उनके ऊपर प्रेस भी की क्लब, जा लखनऊ सकती है। प्रेस क्लब, अगर यूपी वो- प्रेस क्लब, मान्यता प्राप्त एसोसिएशन, हेमंत जी का संगठन, इन सब ने कंडेम किया, निंदा की, कठोर निंदा की इस तरह की कार्रवाई की। देखिए ब्रजेश जी, इस प्रकार के पत्रकारों की, इस प्रकार के लोगों की कमी नहीं है जो इस छापे के विरोध कर रहे हैं, इस छापे के विरोध में हैं। और ऐसे पत्रकारों की भी कमी नहीं है जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, छापा पढ़ना चाहिए था। भास्कर समाचार जो है वो समय पर तनख्वाह नहीं देता है, ये बड़े मुखर होकर बोल रहे थे, इनका दिमाग ठीक कर दिया गया, तो अच्छी बात है। तो ये तमाम बटे हुए लोग हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि लगातार हमारी एसोसिएशन या दूसरी यूनियनें मीडिया आयोग की मांग कर रही हैं और सरकार उस पर बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही है। ध्यान देना तो अगर चाहिए। मीडिया आयोग Correct बनता है है, यहाँ पे तिवारी जी बैठे हुए हैं, तिवारी जी बैठे हैं, उनको मालूम है अब कि इनका अगर स्वास्थ्य मीडिया ठीक आयोग हो जाए बनता है फिर तो इनको मुझे लगता है कुछ बुलाते हैं राहत तो और पत्रकारों को मिल हम लोग सकती मीडिया है। आयोग के गठन की मांग करेंगे। सर, मेरे साथ सुशील दुबे जी ज्वाइन कर चुके हैं, लखनऊ के बहुत ही प्रसिद्ध और जाने माने पत्रकार हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। दुबे जी, स्वागत आपका। भारत समाचार पर आयकर विभाग का छापा पड़ा, मेरे और वीरेंद्र जी के यहाँ भी पड़ा, तो इसका क्या संदेश समाज और मीडिया के भीतर गया? बीरेन जी, पहले तो बधाई आपको अक्सर इस देश ने हमेशा क्षोभ में, गुस्से में, दर्द में देखा। आईटी विभाग ने ये जो कांड किया है, लंका कांड, उससे आज आप कम से कम खुल के तो हंस रहे हैं। आज आपको हंसते हुए देश देख रहा है और बड़ी मुस्कुराहट आपकी बड़ी गहरी है। जी। तो मैं बधाई देता हूँ देश जी, के बहुत IT शुक्रिया विभाग को। आपका। दूसरा, देश जी, मंदिर चुप है ब्रजेश जी, मस्जिद चुप है, नफरत बोल रही है और सियासत जहर कहाँ तक पहुँचा ये तौल रही है। ये बीजेपी की जहर भरी जो सियासत है, इसने ये आईटी विभाग की टीम, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीम कहेंगे, जो 40 घंटे आप यहाँ बैठ के खाली ये जानकारी करने आई थी कि ब्रजेश जी के पास इतनी सूचनाएं कैसे आती हैं, ये इतनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मास्टर कैसे हैं। उन्हें मालूम था कोई RTI तो हुई नहीं थी, कोई नोटिस तो हुई नहीं थी, कोई सुशील दुबे ने ब्रजेश मिश्रा जी के खिलाफ शिकायत तो की नहीं थी, कोई देश में इतना बड़ा कांड तो फाइनेंशियल हो नहीं गया था जिसमें भारत समाचार सीधे जुड़ा हुआ हो। तो फिर कैसे ये 40 लोग, ये इतने सारे लोग 40 घंटे तक आपके यहाँ आए? और जब आपके यहाँ आए ब्रजेश जी, जब आपके यहाँ आए तो कुछ ना कुछ खर्चा, इतनी बड़ी टीम अधिकारियों की, बड़ी बड़ी अधिकारियों की टीम आई होगी। जहाँ होमगार्ड ने छापा जिस घर में न मारा हो, वहाँ देश का IT विभाग आ गया हो, तो वहाँ के IT विभाग के कुछ खर्चे भी तो हुए होंगे। और मैं ब्रजेश जी विनम्रता से कड़ी निंदा भी करता हूँ आपकी। क्यों, मैंने क्या किया? मेरी आपने इस देश की जो संस्कृति, मेहमान नवाजी की, उसको आपने वो उल्लंघन किया है। ब्रजेश जी, आप क्या 40 घंटे लोग रहे? अरे कम से कम 1000 का बाउंस चेक ही दे देते उनको चलते समय, एक 2000 के नोट पे काला रंग लगा के दे देते, कुछ तो होता है। काला धन 2000 बरामद हुआ, 1000 का बाउंस। ये
अरे कुछ ये तो आपने ठीक बात चलते कही। समय एक लिफाफे में कुछ तो ये होता अखबारों में खबर कि ब्रजेश भारत समाचार के ब्रजेश मिश्रा के यहाँ से बाउंस चेक मिला, इतना बड़ा अपराध। और हो सकता है इसी अपराध में चैनल आपका बंद हो चुका होता अभी तक। जी 2000 का काला धन मिला, आपने वो किया नहीं। पब्लिक में क्या रिएक्शन रहा इसका? पब्लिक में रिएक्शन ये है ब्रजेश जी कि 4-5 महीने तो बचे हैं। अगर ब्राह्मण शिरोमणि पंडित ब्रजेश मिश्रा के चैनल पर रेड पड़ेगी, अगर खुशी दुबे के ऊपर 1 साल से, एक छोटी सी बच्ची के ऊपर 1 साल से अन्याय हो रहा होगा और शासन और सिस्टम चुप रहेगा, तो 4 महीने बाद ही तो आ गया है चुनाव, बताएगा सिस्टम। पब्लिक ने, हमने तो 1 ही बजे, हमने तो 11 बजे हमें जैसी खबर मिली मैंने तुरंत फेसबुक पे लिखा ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, और सच में आज दिख रहा है आवाज़ दब नहीं रही है। पब्लिक में इतना गलत, इतना निगेटिव सिस्टम गया है, इतना निगेटिव सिस्टम गया है कि आप सोच नहीं सकते। मैं पब्लिक की आवाज़ हूँ और मैं जानता हूँ ब्रजेश जी, एक चीज़ और सुन लीजिए ब्रजेश जी, उन्नाव में अगर एक IAS दौड़ा दौड़ा के थप्पड़ मारता है पत्रकार को, उसके बाद मिठाई खिला के फोटो डलवाता है फेसबुक पे, तो आप जान लीजिए कि आने वाला वक्त क्या है पत्रकारों के लिए और समाज के लिए और बहुत सिस्टम ऊंची के बात, लिए, बहुत बड़ी बात आपने सिस्टम के लिए। अब बचा कहाँ है? अब हेमंत जी आप ऐसे लोग अब सिस्टम को और जिंदा कर देंगे तो लोकतंत्र बचेगा। वतना अगर चौथे Correct है खंबे के घर पे 40 घंटे 2.5 कमरे के घर में, अब बीरेन जी हमारे देसी पत्रकार, बीरेन जी को मैं तो बधाई देता हूँ। बताइए कैसे बीरेन जी ने तो उनके इतने जोक्स सुनाए कहाँ ये बेचारे कहाँ चाय पिलाए होंगे, कहाँ बिस्कुट नाश्ता, कैसे आपने। हाँ ब्रजेश जी एक दिन एक डिबेट इस पे कर दीजिए कि 40 घंटे तक आपने कैसे नाश्ता चाय मैं पानी। एक ब्लॉग लिख दूंगा। और थैंक यू। मनीष सिंधवी जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हम लोगों पर भी छापेमारी की कार्रवाई हुई, भारत समाचार और दैनिक भास्कर और हम सबके स्टाफ के यहाँ। इसके पीछे का आप उद्देश्य क्या मानते हैं? क्या वाकई में हम लोगों ने टैक्स चोरी की होगी? आपको ऐसा प्रतीत होता है? कोई गलत काम किए होंगे, या फिर ये जानबूझकर प्रताड़ित करने, डराने या आवाज़ दबाने की कोशिश है? मामला टैक्स चोरी का नहीं है ब्रजेश जी। आप थोड़ा और पहले चलिए तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि मामला डिसेंट का है। जो भी सरकार के खिलाफ लिखेगा, सरकार के खिलाफ लिखना या बोलने का मतलब नहीं कि मैं सरकार के खिलाफ हूं या दुश्मन हूं। मतलब यह है कि मैं एक स्वतंत्र आदमी हूं और अच्छे और बुरे में भेद करना जानता हूं, और मैं कहता हूं मौके पर कि यह अच्छा है और यह बुरा है। मौजूदा सरकारों में एक टेंडेंसी आ गई है, जब आप अच्छा कहते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, आप बुरा कहते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। जैसे इलाहाबाद में पिछले कोरोना के काल में एक टीचर ने यह लिख दिया कि एक कोरोना सेंटर पे बड़ी अव्यवस्था है, तुरंत उसके खिलाफ FIR लिख दी गई। कोर्ट ने पूछा कि क्या आप इस तरह की बातों को सार्थक रूप में लेंगे या कैसे लेंगे आप इसको। तो सवाल यही है कि आप क्यों कोरोना काल में कहेंगे कि मौतें हुई, आप क्यों कोरोना काल में कहेंगे कि ऑक्सीजन कम पड़ा, क्योंकि राज्यसभा में जब मंत्री कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। अप्रैल का सबसे खराब दौर था, और जैसे ही वो दौर बीता वैसे ही मुख्यमंत्री जी ने कहना शुरू कर दिया देखिए सब अच्छा हो, मैंने कंट्रोल कर लिया। ये तो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि वेव थी वो नीचे की तरफ जा रही थी। तो इस कदर जब बातें होती हैं उसमें जब 2-4 लोग और सारे लोग ताली बजाएंगे, हम आप कहेंगे कि गलत हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। जब इस तरह की छापेमारी की कार्रवाई होती है, वो लोगों की जो जनता की आवाज़ उठा रहे होते हैं, जनता में क्या रिएक्शन होता है? देखिए इस तरह की कार्रवाइयां सरकार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती है। कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं विषाक्त एटमॉस्फेयर हो गया है धर्म पर आधारित, और उसी पर सारा का सारा चुनाव केंद्रित हो गया है जाकर। लेकिन इस तरह की जो कार्रवाइयां जब सरकार करती है तो वो अतिवादिता की तरफ ले जाती है, और जनता फिर वहीं से ठिठकती है। कहते हैं ना कि आज आपका घर जला तो हम हंस रहे हैं, कल हमारा जलेगा। तो ये जो है ना कि हम सरकारों से क्या चाहते पर हैं। मैं आपको बताऊं कि हमें अभूतपूर्व जन समर्थन हासिल हो। मेरे खुद नहीं, भी- मैं तो आपसे कुछ देर पहले यही कह रहा था कि मतलब चारों तरफ से जो समर्थन लोगों का मिला वो क्या है, वो गुस्सा है कि भाई ठीक है हम आपके साथ हैं या आपके खिलाफ हैं, वो तो बात एक अलग हो गई ना। लेकिन इस तरह की कार्रवाइयां बदले की भावना से, वो है ना, ये दाढ़ियां ये तिलकधारियां नहीं चलती, ये दाढ़ियां ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती। अगर तू सरदार है तो फिक्र कर कबीले की, सरों को काट कर सरदारियां नहीं चलती। वाह, बहुत शुक्रिया आपका।
वीरेंद्र सिंह जी ज्वाइन कर चुके हैं और आज पूरे देश की और हमारे पैनल पे बैठे हुए लोगों की बड़ी दिलचस्पी है कि वीरेंद्र जी ने 39-40 घंटे आयकर विभाग की टीम को कैसे हैंडल किया, उनके क्या अनुभव रहे हैं। और वीरेंद्र जी ने मुझे बहुत दिलचस्प बातें बताई, इतने शेर सुनाए उन लोगों को। तो वीरेंद्र जी क्या हुआ और कैसे हुआ जब आपके घर पहुँचे, थोड़ा आप अपने अनुभवों को बताएं। देखिए, और हेमंत जी को भी बताएं ताकि उनको भी अनुभव हो, ताकि कभी उनके यहाँ आए तो वो भी सीख लें। देखिए, एक आदमी आपको मारना चाहता हो और वो ये भी चाहता हो कि कत्ल का इल्ज़ाम उस पर ना आए, तो उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता, सो उसने यूं किया कि वक्त पर दवा न दी। तो ये जो सरकार ने तरीका निकाला, ये अपने आप में बड़ा विचित्र और आश्चर्यजनक था। इस तरह की इनकम टैक्स की रेड हम लोग टीवी में बहुत बार देखते रहे, लेकिन अपने ऊपर ऐसी गुजरेगी इसकी उम्मीद कम थी। 10-10, 15-15 लोग, 20-20 लोग आपके यहाँ आ जाएंगे अचानक से, और जिसके घर में बैठने की जगह ना हो, रिश्तेदार हो, वो इन लोगों को कहाँ ठहराए, कहाँ बैठाए। सुबह का समय, आप टॉयलेट से बाहर निकल रहे हैं, आपके दरवाजे पे लोग खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि अब आप अंदर चलिए और फ़ोन जमा कर दीजिए और तलाशी होनी है, सर्च वारंट है। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। कितनी परेशानियों का सामना 35-40 घंटे के भीतर एक परिवार कर सकता है, कैसे लोग कर सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश और देश के लोग जाने और समझें। आज सुबह इतने मेहमान आ गए, इतने जांच अधिकारी आ गए, घर में दूध तक नहीं कि उनको चाय पिलाया जा सके, और वो संसाधनों से लैस बक्सा, दरवाजा और गद्दा, सोफा सेट, डिब्बा और जितना ज़्यादा कार्टून सब खोलना, देखना, हीरा, सोना, चांदी, जेवर कहाँ है बताओ, अब कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ये बड़ी उनको आश्चर्य भी हुआ। और कोई लग्जरी आइटम, तो ये सब चीज़ें छापे में बरामद नहीं हुई, और उनका जो प्रयास था वो पूरा था। अब उनके सामने संकट ये था कि सवालों की जो फहरिस्त बनाई जाए वो कठिन से कठिन कितनी हो कि जिससे पूरे टाइम पर इनको परेशान किया जाए, जिसका जवाब ना आ सके। लेकिन कुल मिलाकर आज उत्तर प्रदेश और देश के लोग ये बात जान लें कि भारत समाचार जनता का अभिमान है, उस पर आप अभिमान कर सकते हैं, उनके लोगों पर। और प्रतिदिन एक नए सूरज की तरह हम चमकते हैं और उदय होते हैं और जनता की समस्याओं को उनके सामने, लोगों के सामने, सरकारों के सामने रखते हैं। ये हमारा एक दैनिक कर्म है। इस कर्म के पीछे अगर किसी को साजिश लगती है, करोड़ों करोड़ रुपया लगता है कि इकट्ठा होगा, तो वो सारी मनसाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। आज मैं ब्रजेश जी आभारी हूं इस देश के बड़े पत्रकारों का, मीडिया प्रतिष्ठानों का और राजनीतिक दलों का, जिन्होंने भारत समाचार की इस ईमानदारी पर, इस मेहनत पर, जन सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता पर अपनी मोहर लगाई, उसको स्थान दिया, सम्मान दिया। चाहे रवीश कुमार हो, अभिसार शर्मा हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, आशुतोष कुमार हो, केपी मलिक साहब हो, अजीत अंजुम जी हो, रोहिणी सिंह हो, और देश के तमाम मुख्यमंत्री हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, संजय सिंह, जितने इस देश में दल हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय लल्लू, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इस देश में शायद मायावती का भी स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा। इस देश में शायद किसी समाचार चैनल, समाचार समूह और पत्रकार को इतना सम्मान, इतनी चिंता लोगों ने की है जितनी आपकी की। तो इस पूरे देश में, प्रदेश में बड़ी आशाएं हैं लोगों को, और हम तो बार बार कहते हैं कि वो जुल्म किसी पर मत करो जो तुम खुद ना सह सको, क्योंकि जिस पर जुल्म हुआ है वो फिर चमकता हुआ सितारा बनकर उभरा है। सूर्य प्रताप सिंह जी पर दर्जनों FIR किए जा रहे हैं। आज वो उनके साथ कौन है? कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो ना किसी पार्टी से जुड़े हैं, ना कोई फंडिंग है, एक रिटायर्ड IAS अफसर हैं। हाँ, जो अपनी पेंशन पर अपना जीवन चला रहा है, अपना परिवार चला रहा है, जीवन चलाते हैं। ऐसे लोगों को क्या आप इतनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देंगे कि वो शालीन भाषा में भी सरकार से कोई सवाल पूछ सकें, कोई ट्वीट कर सकें? उनके ट्वीट कोई उत्तेजक नहीं है, समाज में कोई बवाल नहीं पैदा करते, तब भी उनके ऊपर मुकदमे लादे जाते हैं।
हम लोग उनकी इस हिम्मत का सम्मान करते हैं और उनको सलाम करते रहेंगे, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई है ही नहीं है। और वो उनको जेल अगर भेज दिया जाएगा इस उम्र में, रिटायर होने कितने साल बाद, वो आदमी कैसे चलेगा, जिएगा। लेकिन वो समाज की खातिर हाँ, बात जनता लिख के लिए रहे हैं, लड़ रहे हैं, जनता सही। के लिए लिख रहे हैं। आप 36 से 40 घंटे आपके 2 कमरे का मकान हो और 7, 8, 10, 12 लोग आ जाएं, पुलिस वाले आ जाएं, अगल बगल वाले ताका झांकी करें कि आज तो फंस गए, लंबे गए, बहुत माल मिल रहा है। 2 दिन जब बीता तो कहें कि बहुत पैसा इकट्ठा है, इसलिए मशीन मंगाई गई है, गिनी जा रही है, गिन नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये उनके विभाग का प्रोसीजर रहा होगा। पूरे दिन दूध नहीं था तो हम दूध मंगाइए, तब तो चाय पिला सकते हैं हम आपको, और खाना पीना वो अपना खाते ही रहे, लेकिन बैठने उठने की परेशानी रही। घर में और भी महिलाएं थी। कुछ आपने जोक्स और शायरी वगैरह सुनाई उनको मैंने यही सब सुनाया कि आप लोगों के घरों में जाते हो तो बिन बनाए मेहमान हो, आपके भी तो परिवार है, आप वहां पर अगर इस तरह की स्थितियां आ जाए तो कैसे रहोगे। तमाम और सारी बातें उनसे हुई। जी। देखिए, परेशानी तो चरम पर थी, लेकिन हौसला नहीं टूटा। कुछ लोग सोफा पे सोए, कुछ लोग बाहर सोए, कुछ लोग छत पे सोए। एक सीमित घर में जितने टॉयलेट हो सकते हैं उसका यूज कर सकते हैं, वो अपना उनके पास मैंने अधिकार आपका था, एक उन्होंने ट्वीट पढ़ा किया। था, वो बड़ा वायरल हो रहा था, क्या लेफ्टिनेंट जनरल और क्या देखिए, ये तो मैंने उनके लिए लिखा जो सत्ता के मद में है, जो ये सोचते हैं कि उनकी हुकूमत कभी नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है। इस देश के लाखों करोड़ों लोगों ने जिन्होंने आपको हुकूमत दी है, उनमें से हम सब भी एक हैं। और तमाम जुल्म आज के वर्तमान दौर के जो राजनीतिक लोग बैठे हैं सत्ता में, उनके ऊपर भी हुआ है। उन्होंने भी तमाम जुल्म सहे हैं, गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश तक। हमारे मुख्यमंत्री पर भी जुल्म हुआ था, एक वक्त था, और आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जिसको जितना सताओगे वो उतना आगे बढ़ेगा। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि जैसे हमारे मोदी जी का और योगी जी का उदय हुआ है, वैसे ही भारत समाचार का और उदय हो, और भारत समाचार करोड़ों की संस्था बने, कई करोड़ रुपया प्रॉफिट में आए। हमको लोग सोचते हैं कि इनके पास लग्जरी क्या है। अब आप बताइए, जिस दौर में लोगों के पास खाने पीने का लाला है, 2 साल से कोरोना चल रहा है, उस दौर में आईटी विभाग कहाँ से सैकड़ों करोड़ रुपया निकाल दिए छाप के, कहाँ से अखबार में फोटो खिंचवा दे कि इनके घर में वीरेंद्र सिंह के घर में, ब्रजेश मिश्रा के घर में इतना निकला। जिन लोगों ने कई सालों से अपने वाहन नहीं बदले हैं, 8-8, 10-10 सालों से जिनके पास पुराने वाहन हैं, सेकंड हैंड गाड़ियां हैं, उनसे आप कितने रुपए की उम्मीद कर सकते हैं, इस देश की जनता, प्रदेश की जनता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने बात जाना कि हम जनता के सहयोग से ये चैनल चला रहे हैं, हम दोस्तों के सहयोग से ये चैनल चला रहे हैं, हम रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, हम कोई धन्ना सेठ नहीं है, किसी पूंजीपति का पैसा नहीं है। हमारे मित्र, हमारे निदेशक, हमारे सहयोगी, इन सब का उधार सहयोग, विज्ञापन, तमाम सारे रास्तों से जो लीगल तरीके से हैं, जिनकी मदद से हम चलते हैं। जी। पता नहीं कोई लग्जरी के नाम पर किस तरह से चीजें होती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत समाचार के छापा पड़ने के 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक आरटीआई आई थी, जिसमें 225 करोड़ रुपए के करीब सरकार ने चैनलों को दिया है विज्ञापन के मद में। दुर्भाग्य से उसमें भारत समाचार का उस आरटीआई में नाम ही नहीं है, क्योंकि 1 रुपया मिला नहीं। अब ये कहते हैं भैया हम तुम्हें खाना देंगे नहीं और तुम दूसरे घर खाना खाओ ना, भूखे रहो तो भूखे कितने दिन रहो, उसकी भी क्या लिमिट है। और इस देश की जनता ने जिसको सिरमौर बनाया है, सत्ता सौंपी है, उसका सम्मान हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री पूरे देश का है, गृह मंत्री पूरे देश का है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का है। हम सब उनके साथ काम करते रहे हैं और करेंगे। पब्लिक में क्या इसका संदेश गया? इस देश में प्रदेश के करोड़ों लोगों ने अप्रत्याशित सहयोग दिया है और इस घटना का उन्होंने निंदा की है। एक मीडिया समूह, एक ब्रजेश मिश्रा ये उम्मीद नहीं कर सकते कि शायद उनको इस देश में, इस प्रदेश में कितने लोग नफरत करते होंगे, लेकिन उसके कई हजार और लाख गुना लोग प्यार करते हैं।
उन्होंने ये साबित कर दिया, दिखा दिया सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, तमाम जगहों से। जी। तो आप करोड़ों लोगों की उम्मीद बनकर आज भी चमक रहे हैं और भारत समाचार को आगे ले जाने के लिए केपी मलिक साहब के समूह को हम लोग पूरी मेहनत से, खून पसीने से लगे हैं। अब किसी को महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से, कोरोना की मौत से, अनाथ बच्चों से अगर कोई परेशानी है तो हम ये मुद्दा उठाते रहेंगे। जी वीरेंद्र जी, ये हमारे लिए सर्वोच्च है। ये कभी ये पीड़ा से हम अलग नहीं हो सकते। लेकिन ब्रजेश जी, शोहरत की जो बुलंदी है वो पल भर का तमाशा होती है, कहा गया है, और जिस साग पे बैठे हैं टूट भी सकती है। तो कोई परमानेंट नहीं है जगत में। वही वाला सुना दीजिए। मैंने कहा नहीं, आज मैं उसके अलावा एक और सुनाऊंगा आपको। हाँ। कि राष्ट्रपति हो, कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, जगत में कोई न परमानेंट, और एक दिन उड़ जाएंगे यारों तुम्हारे तंबू और टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ये बात जब आदमी समझ जाएगा तो वो सुखी रहेगा। लेकिन चलिए, ईश्वर ने सबको बेदाग बारी किया और हम लोग जिस दौर में हैं वो कठिन दौर है। लेकिन सरकारों को इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना होगा। उन्हें अपने जनता, अपने समाचार पत्र, चौथे स्तंभ को आप दुश्मन की तरह नहीं, दोस्त की तरह रखना पड़ेगा और उनके साथ कदम ताल करना पड़ेगा और जो कमियां होंगी उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी। ये लोकतंत्र का तकाजा है। अगर आप खंभे को बंदूक से, गोली से, डंडे से तोड़ना चाहते हैं तो ये हर दौर में अंग्रेजों ने भी नहीं तोड़ पाए। वो छोटे छोटे समाचार पत्रों ने भी इस देश में आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान निभाया है। और जो मुख्य धारा का मीडिया रहा वो तो अंग्रेजों का भी गुलाम था उस समय भी उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी, जो बड़े बड़े मीडिया समूह थे। तो जनता में जागरूकता यही छोटे छोटे लोग, आप जैसे लोग जो करते हैं, वही जनता को प्रेरित करता है। जी। चलिए, आज गोपाल दास नीरज साहब ने एक शेर लिखा है और उसको आप पढ़िएगा और इसके तमाम अर्थ हैं और ये सबको शांति और सुख देगा। ये शेर कि सच जब मर जाएगा फिर क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा, और प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई तो एक मुर्दा शहर अपने दरमियां रह जाएगा, और आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, और जब ना ये बस्ती रहेगी तो फिर तू कहाँ रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बहुत बड़ी बात कही और अपने अनुभवों को बहुत बेहतरीन तरीके से साझा किया। हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मीडिया को आगे क्या करना चाहिए, हम सबकी भूमिका क्या होना चाहिए। आपके पास 1 मिनट का समय है जी, गो अहेड। आदित्य जी, मेरी पहली बात शायद रह गई थी, कुछ तकनीकी कारणों से जी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। मैं 2 बातें कहता हूँ। यहाँ दो स्थितियां हैं। निंदक नीरे राखिए, ये मेरे ख्याल में अनादिकाल से चली आई एक ऐसी कहावत है जो हमेशा सत्य होती है, लेकिन लोग उसको मानते नहीं। यहाँ 2 स्थितियां हैं। एक तरफ तो ब्रजेश मिश्रा जैसा व्यक्ति जो मेरे निजी संबंधों में मेरे अनुजवत है, जिनसे मैं पर्सनल संबंध रखता हूँ, इस बात की तकलीफ है। दूसरे मीडिया पर इसको मैं सीधे सीधे हमला मानता हूँ। तीसरे, मैं एक बात कहता हूँ कि अगर जिसको इतना बड़ा मैंडेट मिलता है उसको भी चीख पुकार के बीच अगर गांव से गुलाबी तस्वीरों की उम्मीद होती है तो उसको संभल जाना चाहिए, क्योंकि फिर वही बात आती है, आज आपको जरूरी नहीं कि कल आपको। मीडिया तो हमेशा रहेगी, मीडिया तो ठीक उल्टा वीरेंद्र सिंह ने, इधर भारत गुलाम था तब भी मीडिया की अपनी भूमिका आज भी है, आगे भी रहेगी, हमारी आपकी आगे की पीढ़ियां चलाएंगी। लेकिन एक और चीज बता दूं, बहुत क्लियर कर दूं, जिस दिन छापे की कार्रवाई हुई, मैंने बताया कि मैं इलाज के सिलसिले मुंबई में हूँ, मेरी बात हुई आपके कॉरेस्पॉन्डेंट अभिषेक पांडे से। मैंने कहा मेरे पास सैकड़ों पत्रकारों को फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ब्रजेश मिश्रा के घर पे चलिए सर, सब तैयार थे, लेकिन अभिषेक ने कहा नहीं, ब्रजेश जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने मना किया है कि इनको अपनी कार्रवाई मैंने एक अपील भी जारी की थी हेमंत जी, ताकि हम इस कानूनों का पालन करने वाले लोग हैं, जिसको जो जांच करनी हो करें, लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने तो अपील भी जारी की थी।
नहीं, उस वक्त मैं तत्काल की बात बता रहा हूं, ये मेरा निजी अनुभव है। मैंने फोन किया, मेरे पास 50-70 फोन आए कि भाई साहब चले, उनके घर पर पहुंचे, वहां पहुंचे, इधर पहुंचे। हमने कहा नहीं, ब्रजेश जी ने, क्योंकि आपका फोन लग नहीं रहा था, आपका फोन उन लोगों ने अपने पैसे में ले लिया होगा, तो मेरी अभिषेक से बात हो रही थी। अभिषेक ने कहा नहीं, कि ब्रजेश जी ने मना किया है, इस तरह कोई कार्रवाई न हो, पूरी जांच जिसको जितनी करनी है, हाँ बिल्कुल करने, स्वागत उनका, संवैधानिक प्रक्रिया में कोई दखल नहीं देंगे, और हम लोगों ने वही किया। लेकिन एक बात आखिरी कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, जब जब मीडिया का गला घोटने की कोशिश की गई है, तब तब परिणाम विपरीत रहे। नंबर 1, नंबर 2, मैं 10 ऐसे बड़े मीडिया संस्थानों की सूची दे रहा हूं, भारत का आयकर विभाग वहां छापे डाले, जिन मीडिया संस्थानों के एक नहीं 20 दूसरे उद्योग हैं। खाली भास्कर और भारत समाचार क्यों? और सुनिए, मैं 1000 ऐसे लोगों की लिस्ट दे रहा हूं जो सत्ता से जुड़े हैं, सत्ता का लाभ ले रहे हैं, और जिनके 20 में धंधे हैं। जांच करो, वहां भी तो करो। ये देश सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बराबर है, एक्शन सबके लिए बराबर होना चाहिए। करेक्ट बात है। तो सूर्य प्रताप सिंह जी, आप हेमंत जी की बात को कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगे? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं हेमंत जी की, कि भारत समाचार के पास ना मॉल है, ना सड़क बनाते हैं, ना रियल एस्टेट का काम करते हैं, ना खनन का काम करते हैं, इनके पास कोई और बिजनेस है नहीं। कोई मॉल नहीं बनाया कि लखनऊ में कहीं मॉल दिखाई देते हों, या दिल्ली में दिखते हों, आसपास नोएडा में दिखते हों। ऐसे ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो सब काम करते हैं, स्टील का काम करते हैं, सड़क बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। अरे वो आपके सत्ता पक्षकर्ता के पक्ष में खड़े हुए, इसलिए आप उन पर रेट नहीं कर रहे हैं। वहां मिलेगा माल आपको, यहां माल ढूंढ रहे हैं आप। एक पॉइंट और खाली छोटा सा कहता हूं, ब्रजेश जी और वीरेंद्र जी, आपने खोया कुछ नहीं है, आपको तमगा मिला है। जैसे मैं लिखता हूं अपने ट्विटर पे, 7 तमगे, प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी। मैं तो बल्कि अपने को सबसे बड़ा भाई लिखता हूं ट्विटर पे, प्रदेश का सबसे बड़ा भाई। आप दोनों भी उसमें सम्मिलित हो गए जी, और आपको तमगे मिले, आपको जनता का प्यार मिला है, स्नेह मिला है। और मैंने ये बात कही थी ना, जो स्नेह प्यार आपको पता नहीं था कितना है हमें, वो दर्शा दिया लोगों ने। करोड़ों लोगों का प्यार मिला है। और मैं एक चीज देखता हूं भाई, मेरा तो बहुत बड़ा, मैं नहीं कहता कि मेरा अभी 20, 25, 30 साल का सक्रिय जीवन, आपका तो है। आप जैसे व्यक्ति को इस प्रदेश का नेतृत्व करना पड़े, एक दिन पढ़ना पड़ेगा। आपको खाली टीवी चैनल नहीं चलाना है। जब इतना प्यार जनता का आपके साथ है, तो क्यों ना आप जैसा यूथ आके नेतृत्व करे इस प्रदेश का। मेरे दिमाग में ये बात आई, हो सकता है मेरी जुबान पे सरस्वती बैठी हो सकता है ये सच हो जाए, और पता चला कि वीरेंद्र जी कहीं मंत्री की गाड़ी में बैठे हों और हम लोग सड़क के किनारे खड़े होंगे और हाथ हिलाएंगे वीरेंद्र जी को। वो दिन भी हो सकता है स्वप्न पूरा हो जाए। केपी मलिक साहब, क्या इस तरह की कार्रवाई मीडिया को डराने के लिए होती है? देखिए ब्रजेश जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सरकार कहीं न कहीं इस बात को लेकर घबराई हुई है कि 4 महीने के बाद भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, और सरकार के ऊपर तमाम आरोप हैं कोरोना कुप्रबंधन के। जिस प्रकार से आपने बुलंदशहर की घटना का जिक्र किया, तमाम घटनाओं का जिक्र किया, तो सरकार चाहती है कि जो बाकी चैनल चल रहे हैं, बाकी समाचार पत्र कर रहे हैं, आप भी वही भारत समाचार को भी करना चाहिए, क्योंकि भारत समाचार भी भारत में ही है, तो भारत समाचार को भी उसी के राह पे चलना चाहिए। दूसरी बात, मैं ब्रजेश जी आपको ये पर्सनली कहना चाहता हूँ, जैसा कि सूर्य प्रताप जी ने भी कहा, बाकी लोग ने भी कहा, कि आपके चैनल को पहले शायद कम लोग जानते होंगे, क्योंकि मैं भी आपके चैनल पे रेगुलर बैठता हूँ, मुझे तमाम भारत के अलग अलग कोनों से फ़ोन आए हैं, और अब आपका चैनल जो है शायद केरल में भी देखा जा रहा है, वेस्ट बंगाल में भी देखा जा रहा है, भले ही उनको थोड़ा समझने में दिक्कत हो, ये फ्री पब्लिसिटी है, चैनल आपका राष्ट्रीय इतना शायद बहुत पैसा खर्च करके नहीं पाते पर फैल चुका है, और उत्तर प्रदेश में बहुत लोकप्रिय हो गया है। मेरे से बहुत लोगों ने आपका नंबर मांगा है, लेकिन मैंने मजबूरीवश आपका नंबर लोगों को दिया नहीं है, क्योंकि आप ऐसी परेशानी में थे, आप जो है लोगों की सेवा कर रहे थे अपने घर पे, आप मेहमान नवाजी कर रहे थे, तो कहीं दखल ना आपको पड़े, इसलिए मैंने हालांकि आपका नंबर नहीं दिया है। दूसरी बात जी
ऑलराइट सुशील दुबे जी, मैं दूसरी आपसे बात मैं एक और जी, यहाँ ब्रजेश जी जी कहना कंप्लीट चाहता कर हूँ। लें, जी कंप्लीट कर लें, कंप्लीट। एक आखिरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार ये कार्रवाई कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि चुनाव के सिर पे देखते हुए वो नहीं चाहती कि हमारी कमियां जनता में आए। लेकिन आप देखेंगे कि विपक्ष जो है बहुत मजबूत विपक्ष बन चुका है। और आपको एक नई शायद आज घटना वहाँ पे लखनऊ में हुई है कि किसान जो है दिल्ली का मोर्चा छोड़ के लखनऊ की मोर्चेबाजी करनी शुरू कर दी है किसानों ने। लखनऊ को दिल्ली की तरह घेरने का ऐलान किया दिल्ली गया की तरह लखनऊ की भी मोर्चेबाजी करेंगे। जी। और सुशील दुबे जी, तो इसका जनता फायदा में भी किस कहीं ना प्रकार कहीं का आपको मिलेगा और रिएक्शन चैनल रहा, कवरेज भी ये जो करेगा। हम लोगों पर कार्रवाई हुई, जनता में किस प्रकार जी की? तीन बातें हैं। जो अभी जो इस छापे से जो आपकी लोकप्रियता बढ़ी, वो लोकप्रियता छापे से नहीं, उसका एक रीजन है। आपने दोनों कोरोना में और विशेष रूप से जो इस वाले कोरोना में जो आपने जनता का सीधे दर्द बताया है, आंसू बहाए हैं, और जो जनता नहीं कह पा रही थी, बेबस जनता, टूटी हुई जनता, जहाँ पर जेसीबी से लाशें गड्ढे में डाली जा रही हो बल्ली से, उसको आपने दिखाया है, साक्षात दिखाया है आपके उन लोगों ने, कैमरे वालों ने। वो जनता ने ये छापे के बाद ये महसूस किया है कि मेरी छाती पर, मेरे दर्दों पर इस सरकार ने इनकम टैक्स के छापे की टाप मारी है, थप्पड़ मारा है। ये वो गूंज 4 महीने बाद सुनाई पड़ेगी। जो ये बीजेपी जो कर रही ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की जो राजनीति, जो व्यवस्थाएं बना रही बीजेपी ना, ये इस छापे से सब पानी, सब जैसे रेत बह जाती है, पानी क्या होता है, ये पूरी ऐसी पॉलिटिक्स होगा ये बीजेपी की। इसे जनता, ये अभी आप जब जनता जाएगी उस समय चैनल भी रहेगा ईश्वर कृपा से, और चैनल बोल बम कर रहा होगा। और ब्रजेश जी, एक बात मैं सवाल करूंगा इस चैनल से, इस चैनल के माध्यम से, जब कांग्रेस, बासपा, सपा, आप सबने, बड़े बड़े देश के मंत्रियों ने निंदा करी जी, तो क्या ये जिंदगी भर सत्ता में रहेंगे? देश के सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं कि एजेंसी अपना काम कर रही हैं। चलो, उन्होंने कह दिया। सीएम यूपी के, कोई बीजेपी का प्रवक्ता, कोई बीजेपी का नेता, कोई तो कह देता है गलत हुआ है। एक आदमी ने एक शब्द नहीं बताया। एक भारत समाचार पर छापा, दैनिक भास्कर को अब चाहिए कि दैनिक अंधेरा करे रोज। कि दैनिक भास्कर रोज करते थे, इनको अब दैनिक अंधेरा करना चाहिए। ब्रजेश जी, किसी बीजेपी वाले ने यहां बैठ के दांत चिहार के बड़ी बड़ी बातें बताते, बिकाती गंगा बह गई, कोरोना हुआ ही नहीं, ऑक्सीजन हुई, दिक्कत ही नहीं हुई, कोई मरा ही नहीं, वो बीजेपी वाली एक शब्द बोल देते, भले पार्टी से निकाल दिया जाता है एक आदमी कि हाँ, ये इसके लिए गलत हुआ, हौसला चाहिए होता है। ये गलत हुआ तो क्या जिंदगी भर का रश्मि हो मनीष जी, चुकी है? आप क्या समझते हैं, किस प्रकार का संदेश गया? थोड़ा वक्त का अभाव है जी। बस 2 लाइनों में, जी, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं है। कमाल यह है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कह दूं, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं हूं। तो हम लोग इन अंधेरों को अंधेरा ही कहेंगे, बहुत सुबह बहुत नहीं शुक्रिया। कहेंगे। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। बहनों भाइयों, इस तरह के आयकर विभाग के छापे या जांच एजेंसियों की कार्रवाई चैनल की संपादकीय नीति, हमारे कामकाज के तरीके को नहीं बदल सकते हैं। और मैं फिर पुनः दोहराना चाहता हूँ, ये चैनल जनता के लिए समर्पित है, जनता की हर दुख तकलीफ का हिस्सा है। आपको कोई भी दर्द होगा तो भारत समाचार उस दर्द की आवाज़ देगा। हमें इस बात की कतई चिंता नहीं है कि हम पर छापे पड़े या हम पर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है। भारत समाचार 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए उनकी सेवा में समर्पित एक चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।